चलिए बच्चों, सुबह का नमस्कार। आज नेक्स्ट सेशन के साथ हम लेके आए हैं आपके नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिएगा और लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, इसमें आपको बताना है। मैंने उस दिन आपको इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के ये टाइप्स होते हैं, जिसमें से कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बताया था। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है आपका डाइसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं कितने कार्बन के बने होते हैं? 2 6 कार्बन बॉन्ड से बने होते हैं। इसके बाद आपका डाइसैकेराइड जो होता है 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है। उसके बाद आपका जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो 3 to 10 मोनोसैकेराइड से बना होता है। और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से कौन बना होता है? आपका पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। 10 आर मोर मोनोसैकेराइड्स, जो ज्यादा से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड कहलाता है। ठीक है। और इसमें ये कार्बन्स के हैं। कार्बन यूनिट जो बनी होती कितनी होती है? उसमें 2 to 6 कार्बन यूनिट मिले होते हैं। किसमें? मोनोसैकेराइड्स में। इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था मोनोसैकेराइड्स का, जिसमें ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये तीनों ही आपके जो पॉइंट्स हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है वो किसमें? और फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है। ग्लूकोज तो नॉर्मल शुगर से होता है जो एनर्जी के लिए बेनिफिट करता है। ठीक है। गैलेक्टोज हो गया आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो जो ये किसके फैक्टर्स होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के। फर्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कौन होता है? तो ग्लूकोज होता है। किसके एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड्स के। वही बात हम डाइसैकेराइड्स का करें तो सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज भी किसमें पाया जाता है? आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम ओलिगो का, तो रैफिनोज और स्टैचियोज। रेफिनोज और स्टैचियोज ओलिगो में पाया जाता है आपका। और जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, आपका स्टार्च हो गया, और ये सब किस में पाए जाते हैं आपके? ये कौन से हैं? ये पॉलीसैकेराइड्स हो गए हैं। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड्स। क्योंकि इसमें 10 मोर देन जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, बने होते हैं ये उससे। तो ग्लाइकोजन किसका टाइप्स हो गया आपका? ग्लाइकोजन किसका टाइप्स है आपका? पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है। स्टार, सेलुलेज और पैक्टिन्स, गम्स, ये सब किसके टाइप्स होते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, BCG is given to protect from child. BCG given to protect from child measles, poliomyelitis, tuberculosis, mumps. BCG वैक्सीन जो होती है वो दी जाती है बच्चे को कौन सी डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। क्या करते हैं? BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। बैसिलस कैलामिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ग्यूरिन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए उनके नाम पर पड़ा है BCG का, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। और ये प्रोटेक्ट करता है TB डिसीज से। कैसी वैक्सीन होती है? ये लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखिएगा। कैसी वैक्सीन है BCG? लाइव वैक्सीन है। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। कितना देते हैं? तो 0.05 ml। कब देते हैं? जब एट बर्थ का डोज पूछा जाता है तो 0.05 ml देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर पूछा गया है कि मतलब बच्चे को जन्म के समय नहीं लगा है, अगर उसको एट बर्थ नहीं दिया गया, उसके बाद अगर बच्चे को लगता है तो इसका डोज कितना होगा? 0.1 ml। 0.1 ml बच्चे को BCG वैक्सीन का डोज होना चाहिए। समझ में आया? देन वहीं पे हम बात करें मीजल्स का। मीजल्स कब दिया जाता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला जो दिया जाता है आपका कब? MMR वैक्सीन जो दी जाती है, मीजल्स जो वैक्सीन दी जाती है कब दी जाती है? बच्चे को 9 मंथ में दी जाती है। ठीक है। कब दी जाती है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कब दी जाती है? 9 मंथ में, जिसमें मीजल्स डिसीज से बच्चे को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पोलियोमाइलाइटिस हो गया। पोलियोमाइलाइटिस में तो सभी को मालूम है पोलियो वायरस से कॉज होने वाला डिसीज है। मीजल्स जो आपका होता है पैरामिक्सो वायरस से, मिक्सो वायरस से आपका मम्स हो गया। और पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो तीनों है डिसीज आपकी, पोलियो, मीजल्स और मम्स, ये क्या होती हैं? आपकी वायरल डिसीज है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से वायरल डिसीज कौन सी है, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है? तो TB जो होता है आपका एक बैक्टीरियल डिसीज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कम्युनिटी में पूछा जाता है। बैक्टीरियल डिसीज क्या है, वायरल डिसीज क्या है? ठीक है। TB की जो बैक्टीरिया है क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है वो किससे फैलता है? आपका टीबी फैलता है। मीजल्स मिक्सो वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से, मिक्सो वायरस से आपका मम्स हो गया। पोलियोमाइलिटिस जो होता है किससे फैलता है? आपका फीको ओरल रूट से फैलता है, लेकिन ये पोलियो वायरस से फैलता है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ इन्फेक्शन करता है? ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। बात वहीं पे हम इंक्यूबेशन की बात करें तो 14 डेज आपका मीजल्स होता है, 10 to 14 डेज। इसका इंक्यूबेशन की बात करें तो 10 to 14 डेज मीजल्स का होता है, लेकिन पीक पॉइंट कब फैलता है? सबसे ज्यादा मीजल्स 10 दिन में फैलता है। 10 दिन अगर पीक पॉइंट पूछा जाए कि मीजल्स का जो पीक पॉइंट होता है वो क्या होता है? 10 डेज का होता है। वहीं पे हम मम्स की बात करें तो मम्स भी क्या होता है? 10 to 21 डेज तक फैलता है आपका। ये भी 15 डेज तक फैलता है आपका। उसके बाद बात करें पोलियोमाइलिटिस की, तो पोलियोमाइलिटिस दो कंडीशन होती है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। कितनी कंडीशन होती है? दो होती हैं आपकी, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। एक्यूट के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये केवल 7 डेज तक रहता है, या आपका रहता है 4 to 6 डेज तक, ये केवल 4 to 6 डेज तक रहेगा। लेकिन बात वहीं पे हम करें तो अगर क्रोनिक अगर जाता है पोलियोमाइलिटिस तो कितना जाएगा? 30 डेज तक जा सकता है, 6 to 30 डेज। कितना जाएगा? 5 to 30 डेज आप बोल सकते हो, या फिर 6 to 30 डेज बोल सकते हो। तो 30 दिन का ड्यूरेशन रहता है। 1 वीक का ड्यूरेशन आपका एक्यूट में रहेगा, लेकिन 1 मंथ का ड्यूरेशन कब जाएगा? आपका क्रोनिक में जाएगा। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो डिसीज की तो मालूम है कौन सा हम वैक्सीन देते हैं? तो ओपीवी और आईपीवी देते हैं, मालूम है ना। ओपीवी वैक्सीन देते हैं और आईपीवी वैक्सीन देते हैं। आईपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, और ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। ये क्या होती है? आपकी इंजेक्टेबल होती है, और ये क्या होती है? आपकी ओरली दिया जाता है ओपीवी वैक्सीन। समझ में आया? ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? पोलियो डिसीज को। समझ में आ गया? तो 5 ईयर तक क्या करते हैं? हम ओपीवी वैक्सीन देते हैं। और ये लाइव वैक्सीन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कैसी वैक्सीन होती है? ये लाइव वैक्सीन होती है, ये किल्ड वैक्सीन होती है। किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन क्या होती है? आपकी आईपीवी होती है। बात वहीं पे करें साल्क और सैबिन का, तो इसको हम साल्क वैक्सीन बोलते हैं, ओपीवी को हम क्या बोलते हैं? सैबिन वैक्सीन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। साल्क और सैबिन, इन दोनों वैक्सीन का नाम भी याद रखिएगा। तो किल्ड वैक्सीन क्या होती है? आपकी आईपीवी होती है, ठीक है। और ओपीवी क्या हो गई? आपकी लाइव वैक्सीन होती है। समझ में आ गया? साल्क किसको बोलते हैं? तो आईपीवी को बोलते हैं साल्क वैक्सीन, और ओपीवी को हम क्या बोलेंगे? सैबिन वैक्सीन। इसका दूसरा नाम सैबिन वैक्सीन भी आता है कभी कभी, कि सैबिन वैक्सीन कौन सी है। तो ओपीवी क्या हो गया? आपका सैबिन वैक्सीन हो गया। आईपीवी क्या होता है? आपका साल्क वैक्सीन हो गया। समझ में आया? तो ये हो गया पोलियोमाइलिटिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। sperm and ovum produced by which process? Sperm and ovum produced by which process? Option A meiosis, option B mitosis, option C ब्लास्टोमियर, ऑप्शन डी ट्रोफोब्लास्ट। अब आपको बताना है जो सेल डिवीजन, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? आफ्टर सेल डिवीजन के बाद ये प्रोसेस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो जब स्पर्म और ओवम का सेल डिवीजन होता है, जब ये प्रोड्यूस होते हैं, तो किसके थ्रू होते हैं? कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? तो ये आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। तो इसमें मियोसिस जो प्रोसेस होती है, क्या होती है? मियोसिस जो प्रोसेस होती है, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। मियोसिस प्रोसेस क्या करती है? आपकी स्पर्म एंड ओवम को क्या करती है? प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। वहीं पे हम बात करें माइटोसिस की। माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन जब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कब इसको हम कब बोलते हैं? जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब समझ लीजिए कि जब जाइगोट बनता है, जब जाइगोट बनता है उस टाइम की जो प्रोसेस होती है, जो सेल डिवाइड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है, उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? माइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया? माइटोसिस के मियोसिस किसको बोलेंगे? स्पर्म और सेल जब प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी ओवम, स्पर्म एंड ओवम जब प्रोड्यूस होते हैं सेल से, तो क्या होता है? डिवाइड होके, तो उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? मियोसिस बोलेंगे। और माइटोसिस क्या होता है? जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जाइगोट बनता है, सेल डिवीजन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलते हैं। देन वहीं पे हम बात करें ब्लास्टोमियर्स क्या होता है? तो ब्लास्टोमियर्स क्या होता है? आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? देखिए उसमें क्या था? आपका सेल डिवीजन था, से किसमें सेल डिवीजन था? माइटोसिस में। सॉरी, एक बात ध्यान रखिएगा, माइटोसिस होती है सेल डिवीजन की प्रोसेस, माइटोसिस केवल सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। लेकिन जो ब्लास्टोमियर होता है, सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट देखिए बनने की प्रोसेस होती है आपकी ब्लास्टोमियर्स में।
माइटोसिस केवल सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें ध्यान रखिएगा। माइटोसिस जो होती है वो क्या होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, लेकिन जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसके बाद जो सेल बनती है, जो सेल प्रोड्यूस होती है। मतलब सेल डिवीजन क्या हो गया आपका माइटोसिस, ब्लास्टोमियर क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जाइगोट जो बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, निषेचित जो एग होता है, निषेचित जो एग होता है, जाइगोट जो बनता है, उसके बाद जो सेल प्रोड्यूस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जो सेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब बनती है, जो सेल बनती है, ठीक है, वहां पे जो सेल प्रोड्यूस होगी उस सेल को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। माइटोसिस तो प्रोसेस केवल सेल डिवीजन तक रहती है, वो फर्टिलाइजेशन तक नहीं रहती, केवल जब सेल डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, क्रोमोसोम आप देखते हो कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और ब्लास्टोमियर कहाँ की प्रोसेस होती है, कौन सी सेल्स होती है, किस सेल्स को हम बोलेंगे डिवाइडेशन के बाद, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल प्रोड्यूस हो जाती है, जाइगोट बनने के बाद जो सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। देन वहीं पे हम बात करें ट्रोफोब्लास्ट का, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक थिन लेयर होती है सेल की। कैसी लेयर होती है, थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ सेल। इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका प्रेगनेंसी के टाइम पर। थिन लेयर ऑफ सेल्स होती है, जो सेल बनती है, जो आपकी ब्लास्टोमियर सेल्स हो गई उसकी लेयर होती है ये, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, एक थिन लेयर होती है जो क्या करती है, किसको मैच्योर करती है, प्लेसेंटा के मैच्योर्स में भी क्या करती है, बनाने में। प्लेसेंटा के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, उसको बनाने में भी हेल्प करता है ये, प्लेसेंटा के पार्ट्स को बनाने में भी हेल्प करता है ये, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती है, जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा बनता है, जो एम्ब्रियो होता है उसकी वॉल को, उसकी वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेयर ऑफ वॉल प्रोटेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वॉल्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। किसकी वॉल को, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वॉल को, एम्ब्रियो की वॉल को प्रोटेक्ट करता है ये। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है, उसके बाद वो फीटस आता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कितने वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है, जब 8 वीक तक रहती है, ठीक है, 8 वीक तक प्रेगनेंसी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रुप किसको बोलते हैं आपका, जब बच्चा जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद 8 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या कहलाता है, हमारा एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। 8 वीक की, ध्यान रखिएगा, 8 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। एम्ब्रियो किसको हम बोलेंगे, 8 वीक की प्रेगनेंसी को। तो ये क्या होगा, ट्रोफोप्लास्ट एक और इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो एचसीजी हार्मोन्स आपने सुना होगा, एचसीजी हार्मोन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इसका पूरा नाम होता है होमो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो एचसीजी हार्मोन्स जो होता है, होमोकोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, जिसमें एमनियन कोरियन सेल्स होते हैं, ध्यान है, मालूम है ना। तो जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके पार्ट्स को मेंटेन करके रखता है, तो कौन सा होता है आपका, ट्रोफोब्लास्ट। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एचसीजी हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इसका क्वेश्चन आएगा सिंस ट्रोफोब्लास्ट। इसको पूरा नाम होता है सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे हम, सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या होता है, आपका पूरा नाम होता है एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचसीजी हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या होता है, आपका एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होता है। समझ में आया, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आए आपको, ठीक है। इससे क्या होता है आपका एम्ब्रियो और प्लेसेंटा, जिससे प्लेसेंटा से क्या मिलता है, पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है, जिससे ठीक है बच्चा मैच्योर होता है यूट्रस के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, आपका ट्रोफोब्लास्ट प्रोसेस कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद स्पर्म और ओवम जो प्रोड्यूस होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। समझ में आया। स्पर्म एंड ओवम जो प्रोड्यूस होती है, जिस कंडीशन पर जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब माइटोसिस क्या होता है, केवल सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, क्या होती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इंजेक्शन इज गिवन इंड्यूस। देखिए इसमें इंड्यूस लेबर, कौन सा इंजेक्शन गिवन इंड्यूस लेबर, यहाँ पे होना चाहिए लेबर। कौन सा इंजेक्शन लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, इंड्यूस मतलब आगे की ओर, ठीक है, बढ़ाता कौन सा है, इंड्यूस कौन करता है लेबर्स को, तो कौन सा इंजेक्शन में पूछा गया है।
ऑप्शन ए मिथार्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मिफिप्रोस्टोन, ऑप्शन डी मिजोप्रोस्टोल। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो कि लेबर को क्या करता है, इंड्यूस करता है, रिड्यूस नहीं इंड्यूस, दो वर्ड्स होते हैं, इंड्यूस और रिड्यूस। रिड्यूस वर्ड अगर आता है, मान लीजिए रिड्यूस मतलब होता है कम करना, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस कौन कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी आपने सुना होगा कि सीक्रेट होता है आपकी बॉडी से, और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी आता है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, और कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं तो लेबर इजिली क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी लेडीज को मान लीजिए कि डिलीवरी के टाइम पे उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन उसको दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। वहीं पे हम बात करें जो मिथार्जिन, ये तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये क्या करता है, हीमोरेज की कंडीशन, हीमोरेज को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जब मान लीजिए डिक्रीज, हीमोरेज को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, मिथार्जिन देते हैं। मीफीप्रोस्टॉन तो एमटीपी ड्रग्स होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एमटीपी ड्रग्स होती है, जो कि 1971 में आया था आपका। एमटीपी एक्ट कब आया था, 1971 में आया था। ठीक है, मीफीप्रोस्टॉल और मीजोप्रोस्टॉल कब देते हैं, अबॉर्शन के टाइम पे देते हैं। ये ड्रग्स कब देते हैं, अबॉर्शन करवाने के लिए देते हैं। ठीक है, अबॉर्शन के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं, आपका मिफीप्रोस्टोल और मिजोप्रोस्टोल ड्रग्स दी जाती है। समझ में आया। तो लेबर को इंड्यूस करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है, ऑप्शन बी, यहाँ पे लेबर होना चाहिए, इंड्यूस लेबर। ठीक है, तो कौन सा ड्रग्स देंगे, कौन सा इंजेक्शन देंगे, हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच गैस इज नोन एज ब्रेन स्टिमुलेट। विच गैस, कौन सी गैस ऐसी है जो कि क्या करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखती है, ये बताना है आपको। ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम कौन सी गैस करती है, तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, CO2 गैस। CO2 गैस का देखिए बहुत सारा फंक्शंस होता है, जो कि क्या करती है, पीएच को भी मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है, पीएच को, रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच के आपकी बॉडी का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखती है, उसको रेगुलेट करके रखती है। और किसको मेंटेन करके रखती है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में क्या करती है, उसकी एफिनिटी को मेंटेन करके रखती है। हीमोग्लोबिन में क्या करेगी, वो ऑक्सीजन की एफिनिटी को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आपका आपका जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही क्या होता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, या बोलना चाहिए कि रिस्पायरेटरी रेट जो भी होता है वो आपका कार्बन CO2 के प्रेजेंस में ही होगा। और CO2 अगर नहीं होता होगा तो O2 की जो एफिनिटी मेंटेन होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। समझ में आया। ठीक है, ये मेंटेन कौन करता है, CO2 करता है आपका। और O2 का तो फंक्शन सभी को मालूम है कि विदाउट ऑक्सीजन तो कोई एक सेकंड के लिए भी लाइफ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि एनर्जी को भी एनर्जी को बनाने का काम कौन करता है, तो O2 करता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है तो O2 करता है आपका, थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है तो आपका O2 करता है, मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है तो कौन करता है, आपका ऑक्सीजन करता है। ये सारे फंक्शंस कौन करता है, आपका ऑक्सीजन करते हैं। समझ में आया। देन वहीं पे हम बात करें जो नाइट्रोजन गैस होती है, एन होती है, इसका काम होता है न्यूक्लियस के सिंथेसिस में। जो सेल की न्यूक्लियस होती है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है नाइट्रोजन। सेल की सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, आपका नाइट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस में आपका नाइट्रोजन हेल्प करता है। प्रोटीन के सिंथेसिस में भी क्या करता है, नाइट्रोजन हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो विदाउट इन गैस के प्रेजेंट में क्या होंगे, वर्क नहीं होंगे बॉडी में। इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। तो सारे गैसेस का क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग रोल्स होते हैं। सीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ क्या होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, तो जो जब मान लीजिए जब हीम या एंजाइम्स का ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, हीम और एंजाइम्स का। ठीक है, हीम और एंजाइम्स का, हीम एंड एंजाइम्स का जब ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन पे क्या होता है कि वेस्ट, जो उसके वेस्ट होते हैं, जब वेस्ट ब्रेकडाउन होने के बाद वेस्ट होता है, उस वेस्ट से कौन सी गैस निकलती है, टॉक्सिक गैस निकलती है। टॉक्सिक वेस्ट से क्या निकलती है, एक गैस फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं CO। हीम और एंजाइम क्या होते हैं, जब ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं,
जब टूटते हैं तो कौन सी गैस वहाँ पे फॉर्म होती है, आपकी टॉक्सिक गैस होती है, जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्पेशली जो फंक्शंस होता है इसका बॉडी के अंदर, क्या फंक्शंस देखा गया है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर और आपका न्यूमरस वैस्कुलर फंक्शंस होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। किसको रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूमरस, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, फंक्शन न्यूमरस फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को जो रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। और ये कहाँ से फॉर्म होता है, जब ब्रेक डाउन एंजाइम्स का ब्रेक डाउन होता है तो उसके वेस्ट से ये गैस तैयार होती है, टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है, ये कोई टॉक्सिक गैस होगी जिसमें से अगर मान लीजिए जिस एरिया पे कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो सफोकेशन फील होने लगेगा पेशेंट्स को, उसके अंदर में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी। तो देखिए हर गैस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एक सफिशियंट लेवल पे। अगर 100% ऑक्सीजन ही किसी की बॉडी में अगर दे दिया जाए, या अगर उसको 100% ऑक्सीजन दे तो भी पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ड्राई कर देगा वो पूरी, जितनी भी म्यूकस झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको क्या कर देगी, ड्राई कर देगी। तो जब ड्राई हो जाएगी तो उसमें गैस का एक्सचेंजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे होगा क्या होगा कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो सारे जितने भी इसमें गैसेस होते हैं इनका एक मिनिमम अमाउंट बॉडी में होना चाहिए, और इनका सबका अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग रोल देखने को मिलता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका CO2 होगा। ब्रेन स्टिमुलेंट जो गैस होती है, ध्यान रखिएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन होता है CO2। CO2 का बहुत रोल होता है अपनी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीयर आउट रूट इज लिटरल मीनिंग ऑफ, टीयर आउट रूट इज लिटरल मीनिंग ऑफ, ऑप्शन ए इलिमिनेशन, ऑप्शन बी इरेडिकेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। टीयर मतलब होता है हटाना, टीयर मतलब हटाना हो गया। टीयर मतलब आपने देखा होगा कि फटना होता है, टीयर यानी फटना या उखाड़ के फेंकना, ठीक है। टीयर आउट, टीयर आउट, आउट यानी बाहर कर देना, टीयर मतलब उखाड़ना या हटाना, फट जाना, ठीक है। टीयर आउट रूट इज लिटरल मीनिंग, जड़ से उखाड़ने, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जड़ से, रूट यानी जड़, और उखाड़ना या हटाना क्या हो जाएगा, टीयर। तो जड़ से उखाड़ने का मीनिंग क्या कहलाता है, इलिमिनेशन कहलाएगा, इरेडिकेशन कहलाएगा, आइसोलेशन कहलाएगा, कि ट्रांसमिशन कहलाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखिए जब किसी डिसीज को हम, जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो जड़ से उखाड़ने का पेड़ का नहीं होगा कि आप ट्रीज को अगर लगाए या पेड़ को लगाए हो तो उसको जड़ से उखाड़ने का मतलब है। यहाँ जड़ से उखाड़ने का मतलब है आपका डिसीज से रिलेटेड है, ठीक है। आप क्योंकि क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नर्सिंग के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप ये नहीं पढ़ रहे हो कि आप यहाँ पे ट्रीज लगा रहे हो या प्लांटेशन कर रहे हो तो जड़ से उखाड़ना है पेड़ को। पेड़ों को जड़ से नहीं उखाड़ना है, यहाँ पे आपको डिसीज को जड़ से उखाड़ने की बात हो रही है। तो ये इसमें कौन सा टर्मिनोलॉजी फिट बैठेगा, तो वो होता है आपका इरेडिकेशन, ऑप्शन बी। इरेडिकेशन मतलब आपने सुना होगा कि जैसे कि इस डिसीज को इरेडिकेट कर दे, जैसे फर्स्ट अगर इंडिया में इरेडिकेशन की बात की जाए तो जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स क्या किया गया था, इरेडिकेट कर दिया गया था। कब किया गया था इरेडिकेट, तो 1977 में क्या कर दिया गया था, इसको इरेडिकेट कर दिया गया था, ठीक है, इरेडिकेट घोषित कर दिया गया था। तो ये बताया जा रहा है इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब इसके केसेस नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी केसेस देखने, लेकिन एक रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। और जब वो पूरी तरह से क्या होता है, इरेडिकेट हो चुका है, जड़ से उखाड़ दिया गया है उसको, तो वो क्या कहलाता है, आपका इरेडिकेशन कहलाता है। समझ में आया? इलिमिनेट मतलब होता है हटाना, जैसे किसी भी पेशेंट, सॉरी, कोई भी प्रेजेंट पेशेंट अपसेंट हो, या कोई एजेंट क्या हो उस टाइम पर अपसेंट हो, ठीक है। और एजेंट, देखो एजेंट प्रेजेंट हो, इलिमिनेशन और इरेडिकेशन में दो चीजें आपको हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है, एजेंट जो डिसीज को कॉज करने वाले हो गए, एजेंट क्या हो, और पेशेंट, एंड पेशेंट, पेशेंट दोनों क्या हो चुके हो, अपसेंट, ना तो एजेंट है ना उस तरह का पेशेंट है, दोनों चीजें क्या हो चुकी हैं, अपसेंट हो चुकी हैं। और इलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि एजेंट प्रेजेंट हो, एलिमिनेशन मतलब हम क्या बोलेंगे, एजेंट तो प्रेजेंट है, उसके बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, लेकिन पेशेंट क्या है, अपसेंट है। पेशेंट अब उसके नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस अभी पूरी तरह से किल नहीं हुए हैं। तो एजेंट प्रेजेंट है और पेशेंट अपसेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलिमिनेशन कहलाएगा। देन इसके बाद आइसोलेशन है। तो आइसोलेशन तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि जब किसी पर्सन को हम आइसोलेट करते हैं तो उसकी जो इन्फेक्शन रेट होती है, मतलब उसको इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शन क्या होता है, आप उसमें
प्रेजेंट होता है। इन्फेक्शन के प्रेजेंट होने से उसकी इन्फेक्टिविटी, इंक्यूबेशन ऑफ इन्फेक्टिविटी रेट, कब तक उसको रखा जाएगा, आइसोलेट करके रखा जाएगा, जब तक उसकी इन्फेक्टिविटी रेट रहेगी बॉडी में, मैक्सिमम रूप से उसका इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, तब तक उसको आइसोलेट करके हमको रखना होगा। समझ में आया। और जिसमें क्वारंटाइन में हमने बताया था आपको कि मैक्सिमम रूप से जब तक उसका इंक्यूबेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वारंटाइन। देन इसके बाद ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या होना, डिसीज का ट्रांसमिट होना, क्या कहलाता है आपका ट्रांसमिशन। एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसमिट होना, उसके लिए बहुत सारे वाहक हो सकते हैं, वेक्टर बॉर्न भी हो सकता है, सैंड फ्लाई भी हो सकते हैं, ठीक है, कैरियर कोई भी हो सकता है, डिसीज को ले जाने वाला कोई भी कैरियर हो सकता है। वाहक, वाहक जिसको बोलते हैं जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिसीज को फैलाने का काम करते हैं। और मनुष्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ह्यूमन पर्सन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मतलब होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वर्ट होना, वो कहलाता है ट्रांसमिशन। समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इरेडिकेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मेनी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मेनी ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। इसमें देखो बताया गया, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि जो कैरियर होता है जो डिसीज को ले जाने का काम करता है, कैरियर को हम क्या बोलते हैं, डिसीज को ले जाने का काम करता है वो। तो इसमें क्या बोला गया है कि एलर्जिक रिएक्शन कहलाएगा वो, कि इम्यून रिस्पॉन्स कहलाएगा आपका, कि कैरियर पर्सन कहलाएगा, कि रेजिस्टेंस पर्सन कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस पर्सन तो देखो रोकने वाला, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, क्या कहलाता है, रोकना, वहीं पे उसको स्टॉप कर देना, वो क्या कहलाता है, रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला पर्सन। कैरियर यानी होता है ले जाने वाला पर्सन, वो क्या कहलाएगा आपका, कैरियर पर्सन, जो बीमारी को फैला रहा है लेकिन कोई साइन नहीं दिख रहा। देखिए नो साइन, कोई भी साइन उसकी बॉडी में दिख नहीं रहा कि उसके अंदर डिसीज है, कोई बीमारी, उसका मतलब साइन नहीं दिख रहा है, बाहर से उसको शो नहीं हो रहा है कि उसके अंदर कोई बीमारी है, लेकिन वो डिसीज को कैरी आउट कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है आपका, कैरियर पर्सन कहलाएगा। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एलर्जिक रिएक्शन तो मतलब जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें या तो फिर आपकी बॉडी उसके लिए क्या है, एडॉप्टेबल नहीं है। तो एलर्जी बॉडी से क्या होती है, जैसे स्किन में रैशेज आ जाना, ठीक है, पेन होना, इरिटेशन होना, उसको तो वो क्या कहलाता है आपका, एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लेना, वो क्या कहलाता है आपका, एलर्जिक। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, आपने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, आईजीजी, ये क्या होते हैं आपके एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं, ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं आपकी बॉडी में। अगर फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है तो वो क्या करते हैं, इम्यून, उससे लड़ने की जो कैपेसिटी आपकी बॉडी के अंदर होती है, वो क्या करते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया। तो वो क्या कहलाता है आपका, इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। कैरियर पर्सन क्या होता है, उसमें कोई साइन नहीं दिखता, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, ध्यान रखना, उसमें कोई जो डिसीज के चिन्ह होना चाहिए, लक्षण नहीं, सिम्टम। मतलब एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइन और सिम्टम में डिफरेंट क्या होता है, साइन और सिम्टम, साइन और सिम्टम, सिम्टम मतलब होता है लक्षण और साइन मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह और लक्षण, ठीक है। साइन मतलब होता है कि जो पेशेंट हमको बताता है, वो पेशेंट जो अगर हमको बताता है कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें दिखता नहीं है। और लक्षण मतलब होता है जो चीज़ें हम बताते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारा सिम्टम कहलाता है। समझ में आया। तो साइन उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, नो साइन, कोई भी चिन्ह ऐसा डिसीज का नहीं दिख रहा है कि उसको डिसीज प्रेजेंट है, लेकिन वो फिर भी उसकी बॉडी के अंदर डिसीज है, तो वो क्या कहलाता है, कैरियर पर्सन कहलाता है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये इपीडेमोलॉजी की है, ठीक है, इपीडेमोलॉजी है। तो इसमें लिखा है इपीरामोलॉजिकल, तो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इपीडेमियोलॉजी, इपीडेमियोलॉजी, इपीडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड्स होता है, ट्रेड आपने पढ़ा होगा, इस तरह से कुछ ट्रेड आपने बुक्स में पढ़ा होगा इपीडेमोलॉजी का, जिसमें हम बोलते हैं हॉस्ट, सॉरी, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो आपका एजेंट आएगा, एजेंट, हॉस्ट और इन्वायरमेंट, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, तीन चीजें होती हैं आपके इपीडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स में। तो पूछा जा रहा है इसमें, इस वर्ड को देखिएगा, ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, सारी चीजें होंगी लेकिन इसको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। तो होस्ट भी है इसमें, एजेंट भी है इसमें और इन्वायरमेंट में भी है, तीनों चीजें हैं इसमें, लेकिन इवाल्युएशन क्या है, नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट। आपका एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। एजेंट क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस हो गए। होस्ट यानी कि जो कैरियर हो गया, डिसीज को लेने वाला, जो डिसीज जिसके अंदर प्रेजेंट हो रही है वो क्या होता है आपका, कैरियर हो गया, ठीक है।
और इन्वायरमेंट क्या होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रोथ करते हैं, जैसे कि रेनी सीजन हो गया या समर सीजन हो गया, जैसे कुछ बैक्टीरिया वजह से कॉलरा हो गया, ठीक है, या टाइफाइड हो गया। तो कौन सी डिसीज रेनी सीजन में, जैसे डायरिया, कॉलरा हो गया, सब सबसे ज्यादा समर सीजन में क्या होते हैं, ये क्रिएट होते हैं ये प्रॉब्लम। डायरिया वगैरह क्या होता है आपका, रेनी सीजन में हो गया। तो किस सीजन में, जैसे स्नीजिंग कफिंग की प्रॉब्लम, मीजल्स मम्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड के टाइम पर, ठीक है। वायरल डिसीज ज्यादातर कब होती है आपकी, ठंड के टाइम पे होती है। बैक्टीरियल डिसीज मोस्ट ऑफ द आपका कब होता है, जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, फंगस इन्फेक्शन सबसे ज्यादा रेनी सीजन में होते हैं। तो जिस इन्वायरमेंट में वो बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। और एपिडेमोलॉजी तो सभी को मालूम है। एपिडेमोलॉजी क्या होता है आपका, प्रेजेंस ऑफ स्टडी ऑफ डिसीज। आप जब एपिडेमोलॉजी मतलब एमोंग एरिया, पर्टिकुलर किसी एरिया में जब डिसीज की प्रेजेंट पढ़ते हो, उस एरिया में जब कोई भी एरिया में डिसीज अगर प्रेजेंट पाएगी उसकी स्टडी करते हो, क्या कहलाता है आपका एपिडेमोलॉजी। मतलब डेमो मतलब होता है पर्सन, एपी मतलब एमोंग एरिया, और स्टडी की डिसीज की स्टडी करना उस एरिया में क्या कहलाता है आपका, पर्सन्स के अंदर एपिडेमोलॉजी कहलाता है। और इसको किसने दिया था फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी, मैंने पहले वाले सेशन में आपको बताया था, जॉन स्नो। ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, इसलिए मैं इसको रिपीट करती हूँ, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। जॉन स्नो क्या है, मॉडर्न फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इपिडेमोलॉजी के फादर क्या है, चाहे उसमें मॉडर्न ने पूछा जाए या चाहे इपिडेमोलॉजी पूछा जाए, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, लेकिन फादर कौन है, जॉन स्नो है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी इंडिविजुअल, ऑप्शन सी पर्सन, और एक ऑप्शन और है आपका ऑप्शन डी CHC। तो CHC तो होता ही नहीं है फैमिली का यूनिट, ठीक है। तो बेसिक सॉरी सोसाइटी का यूनिट, सोसाइटी का यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी का, सोसाइटी का यूनिट तो देखो होता है CHC भी होगा, लेकिन बेसिक यूनिट CHC होगा, ठीक है। CHC भी होगा, पर्सन्स भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा, सारे होंगे, लेकिन इसमें बेसिक जो पूछा गया, बेसिक यूनिट कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, फैमिली बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए हम आपको समझाते हैं। CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, ध्यान रखिएगा। CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लास्ट जो डी ऑप्शन में CHC दिया है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मान लीजिए कि ये एक क्या हो गई आपकी सोसाइटी हो गई, ठीक है, एक सोसाइटी हो गई, और ये सारे सोसाइटी के पार्ट्स हो गए। क्या हो गए आपके, सोसाइटी के पार्ट्स हो गए। देन इसमें आप देखिए सारी सोसाइटी ये बनी हुई है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग एरिया, अलग अलग आप देखते हो कि कॉलोनियाँ बनी होती हैं, वो क्या होती है, एक सोसाइटी होती है। हर सोसाइटी में क्या होती है, फैमिली, 1 2 3, ये क्या हो गई, सारी फैमिली हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, फैमिली हो गई। और ये पूरा क्या हो गया आपका, सोसाइटी हो गया। ये क्या हो गया, सोसाइटी हो गया। फैमिली बनी है तो किससे बनी है, पर्सन और इंडिविजुअल से बनी है। किससे मिलकर बनी है आपकी, इंडिविजुअल, मतलब पर्टिकुलर हर फैमिली में क्या है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति। सारी फैमिली में पर्सन तो होंगे ना, इंडिविजुअल तो प्रेजेंट ही होंगे। तो इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनती है, हमारी फैमिली बनती है। और फैमिली से मिलकर क्या बनती है, हमारी सोसाइटी बनती है। इंडिविजुअल पर्सन एक ही होगा, पर्सन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और इंडिविजुअल भी। और पर्सन में तो 1 2 3 आ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल केवल एक आता है आपका। तो पर्सन और इंडिविजुअल से मिलकर, पर्सन भी आ सकता है फैमिली के अंदर, 1 2 3 कितने पर्सन उस फैमिली के अंदर रहते हैं वो होता है आपका। तो पर्सन और इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनता है, हमारा फैमिली बनती है। और फैमिली से मिलकर क्या बनता है, हमारा सोसाइटी बनती है। समझ में आया। फैमिली से मिलकर क्या बनेगी, सोसाइटी बन जाएगी। तो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी पूछा गया है। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात वहीं पे हम करें फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है आपके, अगस्त कॉम्टी। क्या है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टी। अगस्त अगस्त कॉम्टी क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। तो समझ में आया। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, फैमिली। फैमिली होता है बेसिक यूनिट सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर द एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें पूछा गया है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। ऑप्शन ए, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। इस वर्ड को जरूर देखिएगा बार बार, एक्सेप्ट वर्ड। किसको देखेंगे, एक्सेप्ट वर्ड को। क्योंकि एक्सेप्ट अगर पूछ लिया है मतलब उसको छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर सारे उसके ऑप्शन सही होंगे। ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ट्रेडिव डिस्काइनेशिया, पार्किंसन डिसीज, माइलोडिस्प्लेसिया।
अक्यूलो, सबसे पहले तो जानिए कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम क्या होता है। इसका शॉर्ट नेम होता है ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। एक्स्ट्रा मतलब ओवर सिम्टम, एक्स्ट्रा मतलब बॉडी में वो सिम्टम प्रेजेंट नहीं थे, बाहर से वो सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है? एंटीसाइकोटिक ड्रग से आ रहा है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 2 टाइप्स के होते हैं आपके, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल ड्रग्स होता है, एक होता है आपका एटिपिकल ड्रग्स होते हैं, ठीक है। टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइटिक, इनके एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे कि टिपिकल में हो गया हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, इनके नाम बस मैं बताऊंगी थोड़ा सा, आप इसको सुने। क्लोरप्रोमाजिन हो गया, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, ठीक है। D2 रिसेप्टर डोपामाइन हो गया। ये सारे क्या होते हैं? आपके टिपिकल ड्रग्स होते हैं। ए टिपिकल ड्रग्स के नाम हम आपको बता देंगे। रेस्पेरिडोन हो गया, क्लोजापिन हो गया, ओलेंजापिन, जितना पिन पिन करके ड्रग्स होते हैं, ठीक है। आइलोपेरिडोन हो गया आपका, रेस्पेरिडोन हो गया। ये सारे ड्रग्स जो होते हैं क्या होते हैं? आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता रही हूँ शॉर्ट में। टिपिकल और एटिपिकल ड्रग्स किसके होते हैं? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। किसके ड्रग होते हैं? एंटीसाइकोटिक, इसके ड्रग्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये, टिपिकल और एटिपिकल ड्रग्स। तो ये पूछा जा रहा है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को लेने के बाद एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम इन सभी में से है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट पूछ लिया है, एक को छोड़कर तो कौन सा नहीं होता है? तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन पहले जान लीजिए, ये होता है माइलोडिस्प्लेसिया। माइलोडिस्प्लेसिया क्या होता है? इसका सिम्टम नहीं होता है। अब माइलोडिस्प्लेसिया होता क्या है? तो माइलोडिस्प्लेसिया एक सेल्स का ब्लड कैंसर फॉर्म होता है। कैसा सिंड्रोम होता है माइलोडिस्प्लेसिया? आपका ब्लड कैंसर का फॉर्म होता है। जैसे ठीक है, जो सेल्स क्या होती हैं आपकी कैंसर सेल्स में, मतलब हेल्दी सेल्स नहीं होंगी वहाँ पे, वो ब्लड कैंसर में फॉर्म हो जाती हैं। समझ में आया? जो ब्लड सेल्स वहाँ पे होंगी कैसी होंगी? कैंसर सेल्स होंगी वो। एक जैसे कि ल्यूकेमिया होता है, आपने ल्यूकेमिया में सुना होगा कि ब्लड कैंसर सेल्स, कैसा सेल्स होता है? ब्लड कैंसर। तो इसमें क्या होती है? कैंसरस सेल फॉर्म हो जाती हैं, कैंसरस सेल्स। और यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन भी होती है। मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में। और कैसे इसमें सबसे ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम तब होता है जैसे कि आप मान लीजिए बोन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, या ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ल्यूकेमिया, और इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो ल्यूकेमिया एक सीवियर कंडीशन होती है। ल्यूकेमिया अगर किसी को होता है तो बार बार उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, ब्लड कैंसर का। लेकिन डिस्प्लेसिया भी क्या होता है? एक प्रकार का, इसमें हेल्दी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स नहीं होती, कैंसरस में फॉर्म हो जाती हैं, वो कैंसर सेल्स में फॉर्म हो जाती हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? माइलोडिस्प्लेसिया। समझ में आया? उस सेल्स को हम क्या बोलेंगे? माइलोडिस्प्लेसिया। वो क्या कहलाता है? आपका माइलोडिस्प्लेसिया। तो जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम जो होते हैं, माइलोडिस्प्लेसिया आपका जो ये टर्म है, उसमें क्या होता है? ये सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि माइलोडिस्प्लेसिया क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये एक आपका मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, समझ में आया। और अक्यूलो गायरिक क्राइसिस हो गया, जैसे आपका ट्रेडियो डिस्काइनेशिया होगा, और आपका हो गया क्या? पार्किंसन डिसीज। अक्यूलो मतलब नाम से ही पता होना चाहिए आपको कि अक्यूलो अगर पूछ लिया, अक्यूलो मोटर, जैसे बार बार आप पढ़ते हो, किस में पढ़ते हो? आई में पढ़ते हो, आई डिसीज में पढ़ते हो ना अक्यूलो। तो अक्यूलो क्राइसिस किस में हो जाएगा? जैसे आई बॉल हो गई, जो आपकी आई बॉल होती है, अक्यूलो मोटर, जैसे कि आई का जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट क्या होगा? लॉस हो जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे आप इधर उधर देख सकते हो, चारों ओर देख सकते हो, तो आई बॉल वहीं पे क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी अपवर्ड। मतलब ऊपर की ओर आंखें क्या हो जाएंगी? चढ़ जाएंगी, और कुछ सेकंड या घंटे तक ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कुछ सेकंड तक भी हो सकती है, या कुछ घंटों तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी पेशेंट में। और ये कब होती है? जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कोई पर्सन लेता है। और स्पेशली जैसे कि सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट्स हो गया, या मैनिया वाला पेशेंट्स हो गया, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हो गया, जब ये पेशेंट्स क्या करते हैं? इस एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बात वहीं पे हम करें ट्रेडियो डिस्काइनेशिया का, तो इसमें भी क्या होता है? आपका मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? मूवमेंट डिसऑर्डर। ट्रेडियो डिस्काइनेशिया क्या होता है? मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। इसमें पर्सन्स का जो मूवमेंट होना चाहिए, मसल्स का जो मूवमेंट होता है, वो क्या होता है? लॉस हो जाता है, और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अनकंट्रोल मतलब जैसे हाथों का कपकपाना भी आप देखते हो, या कोई पर्सन सिर हिलाता रहेगा ऐसे, फेशियल एक्सप्रेशन बार बार एक जैसा करता रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल में वो मूवमेंट नहीं होता है, वो एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका ट्रेडियो डिस्काइनेशिया। पार्किंसन डिसीज तो सभी को मालूम है, पार्किंसन डिसीज ओल्ड एज में होती भी है, लेकिन यहाँ पे ईपीएस की वजह से बता रहा है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम की वजह से बता रहा है। तो पार्किंसन अगर ये हो रहा है तो रिजिडिटी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको सिम्टम बताया था, ट्रीमर, ट्रीमर हो जाएगा, ठीक है, कपना। रिजिडिटी मतलब अकड़ जाना। पिन रोल मूवमेंट्स,
पिन रोल मूवमेंट्स, इस तरह का मूवमेंट अगर स्टार्ट हो जाता है मतलब किसकी वजह से हो रहा है, आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट से हो रहा है। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक ये पार्किंसन डिसीज एक तो नॉर्मल डिसीज ओल्ड एज में होती है, लेकिन यहाँ पे बात बताई जा रही है कि आपकी जो ईपीएस होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, ये किसके साइड इफेक्ट से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। समझ में आया? ये इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इसको छोड़कर ये सारे साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नंबर ऑफ करेंट केसेस specific point in a time divided population at the same specified point in time referred number of current case। अब इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ करंट केस, मतलब जो करंट में, जो तुरंत में क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइम में पॉपुलेशन के सामने क्या होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल रूप से वो पॉइंट उस टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किए होते हैं पॉपुलेशन के द्वारा एट द सेम स्पेसिफाइड पॉइंट एट द इन टाइम इज रिफर्ड करंट केस। ठीक है, अब इसमें आपको करंट का केस देखना है। करंट मतलब तुरंत का जो केस होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसका स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कि स्पेसिफिक पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, तो क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी पॉइंट प्रिवलेंस बोलते हैं। क्यों और पॉइंट प्रिवलेंस कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप टर्म को जाइए, स्पेसिफिक पॉइंट की जगह पे अगर यहाँ पे दे देता स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के अंदर कोई भी डिसीज उस टाइम पर अगर रिफर्ड हो रहा है, ठीक है, उस समय पर अगर उस समय के अनुसार एक स्पेशल टाइम पर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा है, या पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा है, वो डिसीज अगर हो रही है स्पेशल टाइम पर, ठीक है, स्पेशल टाइम पर अगर वो डिसीज हो रही है, डिवाइड हो रही है स्पेशल पॉइंट में, तो वो पॉइंट प्रिविलेज कहलाएगा। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, एक होता है इंसिडेंस और एक होता है आपका प्रिविलेंस, जो आपका इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रिविलेंस और इंसिडेंस में अंदर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो जो न्यू केसेस होते हैं, न्यू केस, जैसे आप जब कम्युनिटी में जाते हो न्यू केस, नए केस देखते हो, तो वो क्या कहलाता है, इंसिडेंस के अंदर आता है। अब प्रिविलेंस में क्या देखा जाता है, न्यू प्लस ओल्ड केस, दोनों केसेस जब देखे जाते हैं, न्यू प्लस ओल्ड केसेस जो देखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिविलेंस रेट। समझ में आया? वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिविलेंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब करंट केस आप देखते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे और सेम स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम इज रेफर्ड, तो जब एक ही समय में, समय के अनुसार जब एक स्पेशल टाइम पर आप पॉपुलेशन को डिवाइड होना देखते हो, डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ठीक है, अलग अलग डिवाइड होना देखते हो स्पेशल पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाता है, आपका पॉइंट प्रिविलेज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट की जगह में पीरियड देता तो इसका ऑप्शन हो जाता है पीरियड प्रिविलेज। समझ में आया? मतलब उस समय पर और उस पॉइंट पर, एक स्पेशल पॉइंट पर देखना है, स्पेशल टाइम पर देखना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट प्रिविलेज कहलाएगा। समझ में आ गया? बाकी लाइफ स्टाइल या लाइफ टाइम तो ऑल टाइम तो कोई प्रिविलेंस रहता ही नहीं है। एस्टिमेट प्रिविलेंस हम कह सकते हैं, एस्टिमेट अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये प्रिविलेंस रेट इतने समय तक था, ठीक है, इस डिसीज का। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आपका स्पेशल टाइम मेंशन, स्पेशल अगर पीरियड मेंशन होता है तो पीरियड में प्रिविलेंस हो जाएगा, और करंट केस और न्यू ओल्ड केस इसमें प्रिविलेंस में होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इंसिडेंस और प्रिविलेंस रेट में यही डिफ्रेंसिएशन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड टाइम इज नोन एज। अब देखिए इसमें न्यू केसेस पूछा है, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, ये पूछा है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, लेकिन इसमें पूछ दिया है, ये देखिएगा नंबर ऑफ न्यू केसेस, इसमें थोड़ा सा जो घुमाया हुआ क्वेश्चन को, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन द डिफाइंड पॉपुलेशन। मैंने बताया था आपका जो न्यू केसेस, आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिएगा, न्यू केसेस उसमें करंट केसेस प्लस स्पेशल पॉइंट आपने देखा, लेकिन इसमें क्या होता है आपका नंबर ऑफ न्यू केसेस। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, लेकिन करंट केसेस अगर देता, करंट केसेस देता या नंबर ऑफ स्पेसिफाइड जो केसेस होते, तो उसमें आपका होता क्या इसका पॉइंट चला जाता, आपका करेक्ट ऑप्शन पीरियड जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमा दिया, न्यू केसेस दे दिया, और नए केस में वनली वन हम देखते हैं इंसिडेंस रेट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, न्यू केसेस अकरिंग पूछ लिया है, नए केस। न्यू केसेस मतलब जब नए केस अगर आप देखते हो तो वो किस में आएगा, इंसिडेंस रेट्स में आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज टाइम इंटरवल। इंटरवल मतलब होता है टाइम के बीच में गैप, ठीक है। अगर सोसाइटी के अंदर आप केस देखते हो, ठीक है, इंटरवल प्राइमरी या सेकेंडरी केस, आपको पहला केस भी आपने देखा और सेकेंडरी केस भी आपने देखा, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड या एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड या सीरियल इंटरवल या विंडो पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड बोलते हैं उसको? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। प्राइमरी और सेकेंडरी जब केसेस होते हैं, मतलब मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी एरिया में एक बार केसेस हुआ, दोबारा से फिर से रिपीट हुआ, सेकेंडरी केस अगर आते हैं तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन सी कहलाता है, ठीक है, सीरियल इंटरवल कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हम वहीं पे बात करें, अगर पैथोजन होता है और आपका ये हो गया मान लीजिए पैथोजन, ठीक है, डिसीज को कॉज करने वाला, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? सिम्टम क्रिएट हो रहा है, कैरी आउट करने वाला, तो इसके बीच का यहाँ से डिसीज क्या होती है, चल के कहाँ पे जाती है? लक्षण तक आती है, वो क्या कहलाता है आपका? विंडो पीरियड कहलाएगा। देन ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से चीजें आ रही है, और इंट्रिंसिक मतलब बॉडी अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर ही क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? इंक्यूबेशन कहलाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहलाएगा आपका? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मतलब बाहरी चीजों से अगर आता है कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है आपका? सिम्टम हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन में आपका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि मलेरिया हो गया। मलेरिया कैसे होगा एग्जांपल? मलेरिया आपने देखा होगा कि जैसे मलेरिया क्या होता है आपका? एक इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो कैरी आउट करता है, क्या करता, किसको बाइट करेगा? ह्यूमन को। अब ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। तो इस तरह का जो पीरियड होता है आपका वो क्या कहलाता है आपका? सीरियल इंटरवल कहलाता है। इस इंक्यूबेशन के इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी जब पैथोजेंस इंटर करते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब एक बार पैथोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, फिर उसके बाद इंटर करता है, यहाँ पे सिम्टम्स शो होते हैं आपके, तो वो क्या कहलाता है आपका? प्राइमरी और सेकेंडरी के इंटरवल के बीच को हम क्या बोलेंगे? सीरियल इंटरवल। समझ में आया? ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी केसेस समझ में आ गया। प्राइमरी मतलब एक बार केसेस स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा से वो केसेस अगर रिपीट हो रहा है तो उसके बीच का जो समय होता है, इंटरवल मतलब बीच का समय, इंटरवल, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सीरियल इंटरवल बोलते हैं। वहीं पे हम बात करें विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या कहलाती है आपकी? एंट्री से लेकर विंडो पीरियड, जब कोई पैथोजन क्या करता है, जब बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है, ठीक है, कहीं पे एंट्री करता है पैथोजन, और वहां से लेकर जब तक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो जाएगी, क्या नहीं कंफर्म हो जाएगी? डायग्नोसिस। जब तक किसी पर्सन के अंदर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो जाएगी कि उसको एक्चुअल में कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी डिसीज है, तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक जो चलता है वो क्या कहलाता है आपका? विंडो पीरियड। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक कहाँ तक चलेगा? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तक चलता है, वो क्या कहलाता है आपका? विंडो पीरियड। मतलब डिसीज जहाँ से चलती है, बैक्टीरिया वायरस पैथोजन जहाँ से डिसीज को कॉज करते हैं, वहां से लेकर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ये पर्सन को ये डिसीज है, तो वो पीरियड क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द टीथ मेड ऑफ? बोन, इनेमल एंड डेंटिल, मसल एंड स्किन, केराटिन। टीथ को बनाने वाला इसमें कौन सा फॉर्म होता है? तो सभी ने पढ़ा होगा, इनेमल। इनेमल और डेंटिन क्या होता है? टीथ को हार्ड करता है और सॉफ्ट भी करता है। ये क्या करते हैं? टीथ को बनाने का काम करते हैं। बोन्स का बात करें तो बोन किससे बनता है? बोन मैरो से बनता है, ठीक है। बोन मैरो से क्या बनता है? आपकी बोन्स होती है। मसल्स एंड स्किन्स हो गया आपका। तो ये जो स्किन्स के फॉर्म होते हैं आपने देखा होगा, अलग अलग उसमें फॉर्म होते हैं स्किन्स और मसल्स को बनाने के लिए। और आपका जो केराटिन होता है वो क्या करता है? हाइड्रेशन ऑफ स्किन को करता है, स्किन को हाइड्रेशन में मेंटेन करता है। कौन? केराटिन करता है, ठीक है। जो स्किन को हाइड्रेशन का काम कौन करता है आपका? बॉडी में पानी की सफिशियंटी को कौन काम करता है आपका? केराटिन करता है। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ कवर ऑफ लंग्स? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन डी मायोमेट्रियम। तो इसका कवर ऑफ लंग्स क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए प्लूरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लूरा होगा। कवर ऑफ लंग्स क्या होता है? लंग्स को कवर करने वाली जो लेयर्स होती है वो क्या होती है आपकी? प्लूरा होती है। प्लूरल कैविटी आपने सुना होगा, लंग्स को कवर करने वाले होते हैं। वहीं पे हम बात करें पेरिकार्डियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो पेरिकार्डियम क्या होती है? हार्ट की लेयर होती है। सभी को मालूम है किसकी लेयर होती है? हार्ट की। जो बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है आपकी? पेरिकार्डियम होती है। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम यूट्रस की लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, यूट्रस।
यूट्रस की जो लेयर होती है, जिसमें 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोमेट्रियम और आपका इंडोमेट्रियम। तो पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम आपकी मिडिल लेयर होती है और इंडोमेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की इनर लेयर होती है। उसी प्रकार हार्ट में भी 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ये 3 लेयर हार्ट की भी होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्डियम वर्ड जुड़ेगा, उसमें मैट्रियम वर्ड। तो यूट्रस की भी 3 लेयर होती है और आपका हार्ट की भी 3 लेयर होती है। और व्हाट इज द नेम ऑफ कवर ऑफ लंग्स? लंग्स को कवर करने वाली जो लेयर्स होती है उसका नाम होता है प्लूरा, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो लंग्स को क्या करती है, कवर करके रखती है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन? अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक एंड शेयर करिए, और जिस क्वेश्चन में या जिस आंसर में अगर डाउट होगा तो उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।